नमस्कार, एग्जाम है पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आकलन परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। आप सभी आकलन परीक्षा की तैयारी के लिए अवश्य जुड़ जाएंगे। अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो आप सभी जुड़ जाएंगे। तो आज हम यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए कंप्लीट पर आधारित यह प्रश्न होगा और आपको यहाँ पर जैक मॉडल आधारित पर सारे एनसीईआरटी या ओब्लिक जैक का किताब जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर सारा नोट्स और पीडीएफ बना बनाया हुआ मिल रहा है। आप सभी यहाँ से अभी के अभी परचेज करके जरूर पढ़ लेंगे। सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपको सब्जेक्ट वाइज जो है 30 रुपये में परचेज कर सकते हैं यहाँ से, चाहे जिस सब्जेक्ट का आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स चाहिए, क्योंकि जैक ने स्पष्ट कर दिया है कि पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न ही आपको पूछे जाएंगे। तो आप पाठ्यक्रम जो आपकी टेक्स्ट बुक चलती है उस पर आधारित सारे नोट्स हाथ से लिखा हुआ बन गया है। आप यहाँ से जरूर परचेज कर लेंगे तो 30 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं। और सारे महत्वपूर्ण वैसे ही प्रश्नों को केवल आप देख सकते हैं जो आपके आकलन एग्जाम में आने वाले हैं और 351 रुपये में पूरी क्लासेज कर सकते हैं। मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, हम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज 18 लेकर के जुड़ चुके हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट इसमें मिक्सअप है। यदि आप यहां से टेस्ट सीरीज सारे देख लेते हैं और टेस्ट सीरीज में अभी 99 रुपीज दे करके जुड़ जाते हैं तो आपको सुबह में यह टेस्ट सीरीज मिलता है। आप बना करके हमें सेंड कर सकते हैं, उसकी जांच होती है और टॉपर का नाम यहाँ से प्रकाशित किया जाता है। तो आप भी चाहते हैं 99 रुपीज में कि आप टॉपर बने, तो आप आज ही चैनल के साथ जुड़ जाइए और 99 रुपीज का यहाँ पर आप पेड करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उसका सारे नोट्स वीडियो पीडीएफ आपको टेस्ट सीरीज का मिलेगा। और इसमें केवल वैसे प्रश्न जा रहे हैं जो विभिन्न राज्यों के आकलन परीक्षा में आए हुए हैं या जेटेड परीक्षा में आए हुए हैं और उसके साथ आपका जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। तो अभी के अभी मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं मेरा 9631054226 पर अभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? आपको बताना है कि इसमें पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है। कोयला, डीजल, मोम या ग्रीस। ठीक है, तो देखिए पेट्रोलियम से जो होता है एक कोयला नहीं प्राप्त किया जा सकता। ठीक है, कोयला से पेट्रोलियम नहीं प्राप्त किया जा सकता है। वनोन्मूलन के फलस्वरूप कौन सा वायुमंडलीय गैस के संगठन स्तर में वृद्धि होती है? देखिए वनोन्मूलन का मतलब है वनों की कटाई किया जाना, वनों का ह्रास किया जाना। तो जब वनों की कटाई की जाएगी तो कौन सा गैस के स्तर में वृद्धि होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओजोन O3 या जलवाष्प। ठीक है, तो देखिए जो वनोन्मूलन के फलस्वरूप जो होगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ेगी तो पृथ्वी पर गर्मी का, विश्व उष्णन का प्रभाव पड़ेगा। यानी वनोन्मूलन के फलस्वरूप कौन सी गैस के स्तर में वृद्धि होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के स्तर में वृद्धि होगी। ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन करें। इसमें ओजोन जिसका सूत्र O3 होता है उसके संबंध में सही कथन क्या है आपको इसमें से चुनना है। हमारे वायुमंडल में ओजोन का 7.3% है। देखिए हमारे वायुमंडल में ओजोन 7.3% है ही नहीं। हमारे वायुमंडल में आप जानते होंगे कि 78% जो है नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.002% जो है आपका कार्बन है। अन्य सभी में ये आता है। ठीक है, तो 0 पॉइंट में जाना चाहिए था, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 7.3, जो कि ये गलत है। ठीक है, ओजोन का रासायनिक सूत्र O2 होता है, ये भी गलत है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की गर्मी से रक्षा करता है, ये बिल्कुल सही है कि ओजोन जो होता है एक परत है, लेयर है, जो यहाँ पर क्या करता है तो पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके ये हमें क्या करती है, बचाती है। ठीक है, अगला है ओजोन CFC गैस निकालता है, बिल्कुल गलत है ये, तो इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत? आपको बताना है कि वायुमंडल जो है उसमें ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है। तो ऑक्सीजन गैस जो होता है देखिए 21% है। ठीक है, और नाइट्रोजन गैस जो है 78% है। तो ऑक्सीजन गैस 21% है। ठीक ना, अगला अधिगम क्या है? जो कुछ हम जानते हैं ऐसा नहीं है। व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक प्रभाव, ये भी नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है। ठीक है, तो अधिगम में हम क्या करते हैं, इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर सी है कि अधिगम जो है प्रत्यक्ष रूप से सामने देख करके उसका अवलोकन कीजिए और उसका माप आप कर सकते हैं, तो वो आपका अधिगम यहाँ पर है। या विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है। तो अधिगम जो होता है वो सीमित नहीं होता है, लाइफ टाइम आप सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। लाइफ टाइम का चीज होता है, जीवन भर, जीवन पर्यंत चलते रहता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस पर बल देता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस पर बल देता है? मुख्य धारा पर, एकीकृत शिक्षा पर, समावेशी शिक्षा पर या पृथक्करण पर, किस पर देता है? ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है आपको समावेशी शिक्षा पर बल देता है। ये मुख्य रूप से समावेशी शिक्षा पर केंद्रित है। बच्चों की गलतियां क्या होती है आपको देखना है। बच्चों की गलतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है? नहीं, बच्चे तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में करते ही हैं, उसका महत्व होता है।
प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, ये भी चीज़ नहीं है। बार बार अभ्यास से सुधारा जा सकता है, ये भी नहीं है। और यह अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उसके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देता है। ये बिल्कुल सही है कि बच्चे की जो गलतियां होती है वो क्या है, तो जो लर्निंग चल रहा था उसका एक भाग है, जो आप सिखाते हैं उसके अंतर्गत ये कुछ कुछ गलतियां जो होती है होती रहती है, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों के एक अंतर्दृष्टि देती है। बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। राइट आंसर डी है। एक बच्चा का बुद्धि लब्धि 70 है, वह बच्चा किस प्रकार का है? प्रतिभाशाली है, मूर्ख बच्चा है, तीव्र बुद्धि वाला है, तेज बच्चा है। यदि बच्चा का बुद्धि लब्धि 70 तक है तो मूर्ख बच्चा है या जड़ बुद्धि का बच्चा है, उसको हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न मैथ सेक्शन का हो जाएगा। यदि x बराबर 1, y बराबर 2 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बतावें क्या होगा, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा आपको बताना था, तो ठीक है। एक्स का मान 1 है तो इसको हम करेंगे 1 का स्क्वायर, वाई का मान 2 है तो इसको करेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर देखिए 1 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 1 और 4 कितना होता है 5, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। मान ज्ञात कीजिए 0.25 भागा 0.05। चलिए मान ज्ञात करते हैं। 0.25 और भागा है 0.05। देखिए नीचे से जब दशमलव हटाते हैं तो ऊपर क्या होता है, 2 अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर 100 बैठ गया, और ऊपर से जब हटाएंगे तो नीचे भी मेरा दशमलव 2 अंक के बाद था तो 2 को 0 बैठ गया एक पर, यानी ये भी 100 और ये 100 कट गया, तो हमारे पास बच गया है ऊपर 25 और नीचे 005 का मतलब 5, तो 50 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर 5 होगा, ठीक है। तो 5 किस में है, सी में है, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, बहुत बार देखिए प्रश्न पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/2 भुजा का स्क्वायर, √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/2 भुजा का स्क्वायर या √3 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है देखिए √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यही होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला देखिएगा 12/4 गुने 12-6 का मान बतावें, ठीक है। तो चलिए बोर्ड मास के नियम से आप लोगों को यह बता दिया गया है, बोर्ड मास यानी पहले ब्रैकेट्स का काम, फिर ऑफ का काम, फिर डिवाइड का काम, फिर मल्टीप्लाई का काम, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इसको याद रखिएगा, ये बदमाशवा का नाम याद रखिएगा, बदमाश से हम कहते हैं, समझ गए। बदमाश सीख जाए ना, तो यहाँ से 1 नंबर आपका एकदम छप रहा है क्वेश्चन, तो बदमाश याद रखिएगा। तो देखिए ये क्या है, भाग है, भाग मैंने डी हो गया, और ये क्या है मल्टीप्लाई है, गुना, गुना मतलब एम हो गया, और ये क्या है सब्ट्रैक्शन मैंने एस हो गया। तो देखिए बैठल है एकदम नियमानुसार बैठल, पहले डी के काम होगा, फिर एम का काम होगा, फिर ए से काम होता है। डी के काम कीजिए ना, 12 में 4 से भाग दीजिएगा, बताइए कितना बचेगा, 3 बच गया ना। अब 3 गुने 12-6 हो गया। अब सेकेंड बार केकरा काम कीजिएगा, गुना है और घटाव है, तो पहले गुना एम के काम होगा तब ए के काम होगा, तो एकरा कीजिए ना 3 गुने 12, तो देखिए कितना हो गया 36, अब माइनस हो गया 6, 36 में से 6 घटाइएगा तो कितना आएगा बताइए, 30 आएगा ना, तो 30 से एक आंसर हो जाएगा। 30 किस में, डी में है और सी में है, तो देखिए यहाँ गलती से सी और डी दोनों में 30 लिखा गया है, तो आप सी मारे होंगे तो भी सही, डी मारिएगा तो भी सही, डी 30 आंसर होगा ना। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल इन द फ्लोइंग सेंटेंस। माय ब्रदर इज इन इंडियन आर्मी, ए एन और द लगेगा, क्या लगेगा, देखिए माय ब्रदर इज इन, अगर यहाँ पर केवल आर्मी रहता तो एन लगता, लेकिन इंडियन आर्मी है इसलिए यहाँ पर आपको द लगाना है, क्या लगाना है, द लगाना है। राइट द अंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रॉफिट, अंटोनिम विपरीतार्थक शब्द बताना है, विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है। प्रॉफिट का क्या होता है, प्रॉफिट मतलब होता है देखिए यहाँ पर लाभ, प्रॉफिट मतलब लाभ होता है, तो लाभ का उल्टा क्या होगा, तो आपके दिमाग में होगा कि लाभ का उल्टा हानि होगा, ठीक है। हानि इसमें किसका है, तो देखिए सी, लॉस, लॉस में क्या होता है, हानि होता है, तो ये लॉस इसका अंटोनिम हो जाएगा। राइट द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब बाय, देखिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं प्रेजेंट पहला रूप, वर्ब का पहला रूप, फिर पास्ट V2, फिर पास्ट प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल V3 हो गया, फिर यहाँ पर V4 ING और फिर लेते हैं V5 लेते हैं ना। तो V1 बाई होता है, तो V2 उसका क्या होता है, बाउट होता है, क्या होता है, बाउट होता है, BOUGHT। तो यहाँ पर पास्ट टेंस रूप उसी को V2 को कहते हैं, तो V2 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बाउट हो जाएगा, ओके। चलिए अगला देखिएगा, ओह द डॉग इज डेड, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस, ठीक है। राइट द नेम ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव है, एक्सक्लामेटिव है या इंपरेटिव है, ठीक है। देखिए कभी भी इस तरह का साइन लग जाए आपका कोई भी सेंटेंस में, इस तरह का साइन,
तो ये देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, हिंदी में कहते हैं, और एक अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्लामेशन। क्या कहते हैं इसको? एक्सक्लामेशन साइन। ठीक है, तो एक्सक्लामेशन साइन जिसमें रहेगा उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या एक्सक्लामेशन सेंटेंस जो भी नाम देगा आपको ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सक्लामेशन सेंटेंस जो है आपका वो किस में है? तो सी में है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर या 14 सितंबर, कब मनाया जाता है? ठीक है, तो देखिए हिंदी दिवस जो है वो आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक ना। देखिए अगला है कि इसमें ऊष्म व्यंजन कौन सा है? बहुत बड़ा है ऊष्म व्यंजन। तो वैसा व्यंजन जिसमें बोलने से मुख से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, और मुंह से रगड़ खा के वह ऊष्मा के रूप में निकलती है, तो उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन में देखिए कौन कौन आता है? तो तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह, इतना आता है 4 गो। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ तालव स, मूर्धन स और दंत स, तो ये स वाला जितना होता है ना, देखिए ऊष्म स आ रहा है ना, तो स वाला सब डाल दीजिएगा ऊष्म व्यंजन में। बात समझ गए ना। चलिए, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध कौन लिखल है से बताना है आपको। आहार, आकाश, नारी या तिथि। देखिए आहार बिल्कुल शुद्ध शब्द है, आकाश नहीं होता, देखिए गलत है, आकाश लिखते हैं हम लोग, आकाश, आकाश, ये सही होता है, ये गलत है। अब देखिए नारी ऐसे नहीं होता, नारी, री में दीर्घ होता है, ये सही, ये गलत है। अब तिथि, तो ठीक है, तो तिथि देखिएगा, तिथि, इसमें उल्टा लिख दिया गया है। तो सही कौन है? आहार है, सही आहार है। ठीक है, मुरलीधर कैसा शब्द है? मुरलीधर कैसा शब्द है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मुरलीधर 2 गो शब्द है, एगो मुरली है और एगो धर है। ठीक है, तो मुरली को जो धारण करता है उसको मुरलीधर कहते हैं। ठीक है, तो ये यौगिक शब्द हो सकता है, लेकिन मुरलीधर किसको कहते हैं यहाँ पर विशेष अर्थ निकला है, श्री कृष्ण जी के मुरली बजावेला। ठीक है, तो यहाँ पर जब विशेष अर्थ निकलेगा तो वो देखिए योगरूढ़ में जाएगा। किस में जाएगा? योगरूढ़ में जाएगा, तो ये योगरूढ़ इसका आंसर हो जाएगा। अनुकूल का विलोम शब्द है, आपको बताना है कि यहाँ जो अनुकूल है उसका विलोम शब्द क्या है। आकलन है, प्रतिकूल है, कूलन है या चूलन है। ठीक है, तो अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिकूल होता है। क्या होता है? प्रतिकूल होता है। ओके, यदि प्योर का कूट शब्द क्यू भी एसएफ है तो श्योर का कूट शब्द क्या होगा भैया? तो देखिए यहाँ पर प्योर लिखा हुआ है, PURE, प्योर। प्योर का कूट शब्द क्या लिखा है? देखिए QVSF लिखा हुआ ना, तो देखिएगा P के बाद Q, U के बाद V, R के बाद S, E के बाद F, एक वाला चल के आ रहा है ना। तो वही चीज आप इसमें भी कीजिए, वही चीज जो है आप इसमें भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम? तो देखिए इसमें हम करेंगे Q, क्या है आपका? श्योर, SURE, श्योर। तो S के बाद क्या होता है? T, U के बाद क्या होता है? V, R के बाद क्या होता है? S, E के बाद क्या होता है? F, यानी TVSF होगा। क्या होगा? TVSF। TVSF किस में है? बी में, नंबर में, तो बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। असंगत ज्ञात कीजिए। इसमें अलग कौन है आपको बताना है, इसमें अलग कौन है आपको बताना है। ठीक है, इसमें अलग कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और सूर्य। ठीक है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सभी क्या है? ग्रह है, ये सभी ग्रह है। लेकिन हमारा सूर्य क्या है? एक मध्यवय तारा है। हमारा सूर्य क्या है? एक मध्यवय तारा है। तो इसमें अलग सूर्य है। अलग क्या है? सूर्य है। डी इसका आंसर हो जाएगा ना। श्रेणी का गलत पद ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी में कुछ गलत पद है, आपको बताना है कि कौन सा पद गलत है। ठीक है, कौन सा पद गलत है? देखिए 2 है, 4 है, 12 है, 48 और 241। तो देखिए 2 में 2 से गुना किए तो 4 आया, और फिर 4 में 3 से गुना किए तो 12 आया, और 12 में देखिए 4 से गुना किए तो 48 आया। अब ये 48 में कैसे गुना करेंगे? तो एक बार 2 से, 3 से, 4 से, तो अब 5 से गुना करेंगे। तो 48 में 5 से गुना करेंगे तो देखिए 8 पचे 40 होगा, और क्या हो जाएगा? 4 पचे 20 और 4 24, 240 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 241 है, तो 241 गलत है, यही गलत है। ठीक है, रमेश पत्र चश्मा से पढ़ता है, इसमें कौन सा कारक है? रमेश पत्र चश्मा से पढ़ता है, इसमें कौन सा कारक है आपको बतलाना है। ठीक है, तो देखिए रमेश पत्र चश्मा से पढ़ता है, यानी अगर कोई काम किसी साधन के थ्रू हो रहा है, किसी साधन से हो रहा है, किसी साधन से हो रहा है, तो देखिए
यहाँ पर से जो है दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको करण कारक के लिए भी से लगाया जाता है और अपादान कारक के लिए भी से का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोनों में कौन सा से करण कारक के लिए होगा और कौन सा से अपादान कारक के लिए होगा वो आपको जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर जो होता है करण कारक में से का जो प्रयोग होता है वो किसी साधन के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? साधन के लिए। तो यदि साधन से कोई काम किया जा रहा है और उसमें से का प्रयोग किया गया है तो आप करण कारक का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर करण कारक होगा। ठीक है, अगला है रमेश एक मोबाइल खरीदा, वह मोबाइल बहुत ही अच्छा है, इसमें सर्वनाम कौन है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आया है रमेश एक मोबाइल खरीदा, वह मोबाइल बहुत ही अच्छा है, इसमें सर्वनाम कौन है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए रमेश जो है यहाँ पर क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के बदले हम फिर एक ही चीज़ का रिपीटेशन बार बार संज्ञा के तरफ से नहीं करते हैं। तो संज्ञा के बदले में हम जो शब्द लाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी वह जो यहाँ पर संज्ञा के बदले प्रयोग हुआ है वह यहाँ पर जो है आपका सर्वनाम है। क्या है? आपका सर्वनाम है। इसमें कौन सा कर्मक क्रिया है आपको बताना है कि इसमें कौन सा कर्मक क्रिया है। राम पढ़ा, सीता सोई, राधा पुस्तक पढ़ती है, श्याम सो रहा है, इसमें कौन सा कर्मक क्रिया है? ठीक है, तो वैसी क्रिया जिसमें कर्ता साथ में हो। ठीक है, वैसी क्रिया जिसमें यहाँ पर क्रिया जो है उसके साथ कर्म हो, जिसके साथ कर्म हो उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहेंगे। जिसके साथ कर्म हो उसको सकर्मक क्रिया कहेंगे। तो इसमें आप देखिए ये कर्ता है, ये देखिए कर्म है और ये देखिए क्रिया है। तो जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों रहे वो होगी सकर्मक क्रिया। तो यहाँ राइट आंसर सी आपका हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप है, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापका या सभी। तो अध्यापक का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है अध्यापिका। क्या होता है? अध्यापिका। हम तो आपको ये बता देते हैं कि इंग्लिश का देखिए यहाँ पर सारे आपको जो जैक में जो प्रश्न आने हैं, जैक मॉडल का सारा प्रश्न यहाँ पर तैयार हो गया है। सिर्फ आप प्रत्येक सब्जेक्ट 30 रुपीज़ परचेज पेमेंट करके आप यहाँ से टोटल नोट्स परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और यहाँ पर आपको NCERT JCERT टेक्स्ट बुक पर आधारित सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं जो हाथ से लिखा हुआ नोट्स बना हुआ है। तो आप मोबाइल नंबर देखने के बाद अभी जरूर जुड़ जाइएगा, नहीं तो 1000 इंपॉर्टेंट सीरीज के टेस्ट में आप अवश्य भाग लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। बौना ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? बौना ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? बुध, शुक्र, प्लूटो या पृथ्वी। ठीक है, तो देखिए प्लूटो को जो है यहाँ पर बौना ग्रह के नाम से बोला गया है क्योंकि ये जो है जो ग्रह होने का जो यहाँ पर शर्त था उसको नहीं शर्त पूरा कर पा रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर जो 9 ग्रह थे उसमें से प्लूटो को हटा दिया गया और इसको बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। इसमें से कौन भारत का पड़ोसी देश है? इंडोनेशिया, जापान, रूस या अफगानिस्तान। इसमें से कौन भारत का पड़ोसी देश है आपको बतलाना है। ठीक है, तो देखिए भारत का जो पड़ोसी देश है उसके लिए आप याद रखिएगा, एक ट्रिक हमने इसके पहले दे दिया है। बचपन में MBA किया, क्या हमने बताया था? बचपन में MBA किया, ये ट्रिक आपको दिया गया है। जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ये जो है रामबाण काम करेगा, तो आप सभी जरूर जुड़ जाइएगा। और यहाँ पर जो 350 का आपका पैकेज चल रहा है उसमें जरूर आप परचेज कर लीजिएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज आपको साथ में मिल जा रहा है यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं उनके लिए। ठीक है, तो बहुत से हो गया बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बर्मा और अफगानिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर तो कौन सा पड़ोसी देश है, तो यहाँ पर उसमें से एक ही नाम केवल आ रहा है, अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान होगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधे, बेरी, स्कर्वी या कोई नहीं। तो देखिए विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो आपका देखिए हो जाता है रतौंधे। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधे नामक रोग होता है। 1001 बार प्रश्न पूछे गए हैं। चींटी का डंक या बिच्छू का डंक ये सब जो होता है उस पर कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो चींटी का डंक होता है उसको काटने के बाद क्या होता है तो बहुत ही जो है वहाँ पर आपको दर्द होता है। उसका कारण जो होता है वो चींटी अपने साथ जो है वो फॉर्मिक अम्ल छोड़ देते हैं। क्या करते हैं आपके शरीर में जो फॉर्मिक अम्ल छूट जाता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा जलन होता है, चुभन होता है, इसलिए फॉर्मिक अम्ल होता है। अगला सेक्शन आपका मैथ से होगा। 1001 का पूर्ववर्ती संख्या बतावे। 1001 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा आपको बतलाना है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न बहुत ही बार बार पूछते हैं, आप याद रखिएगा, परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। परवर्ती संख्या में जो संख्या दिया गया है उसमें 1 जोड़ा जाता है
अब पूर्ववर्ती संख्या में जो संख्या दिया गया है उसमें से एक घटाया जाता है, ठीक है। तो 1001 का पूर्ववर्ती पूछा है तो एक आप घटाएंगे, तो 1001 में से आप जब एक घटाएंगे तो आपके पास बचता है 1000। क्या बचता है? 1000। तो 1001 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा 1000, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है संख्या 3, 2, 5, 4, 6 में 2 का स्थानीय मान बताओ। संख्या 32,546 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान से एक प्रश्न आपके हमेशा रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा। तो इसके अंतर्गत देख लीजिएगा, तो 6 इकाई स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 6, 4 दहाई स्थान पर है तो इसका मान 40, 5 देखिए है तो 5 और उसके आगे क्या अंक है? 2 अंक है, तो 500 इस तरह से बनाया जाता है। तो 2 है, 2 के आगे 3 अंक है तो 3 को 0 बैठा दीजिए, यानी 2000 इसका मान हो जाएगा, ठीक है। और इसका पूरा डिटेल्स आप देखना चाहते हैं तो आपको सारा डिटेल्स दे दिया गया है। आप हमारे नोट्स को परचेज कर लीजिएगा, जिसका वीडियो भी आपको मिलेगा। और यहाँ जब नोट्स और वीडियो आप दोनों देखेंगे तो आप यहाँ से सारे प्रश्नों को सॉल्व अवश्य कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर भिन्न 3/4 और 5/2 में कौन बड़ा है? आपको बताना है कि भिन्न जो है 3/4 और 5/2 में कौन बड़ा है, ठीक है। तो देखिए इसको बड़ा छोटा पता करने के लिए आप इस प्रकार से कर लीजिएगा, 3/4 और 5/2 हम लिख लिए और इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए, यानी 3 को 2 से गुना कीजिए तो 6 आएगा और 4 को 5 से गुना कीजिए तो 20 आएगा। अब आपको देखना है कि 6 बड़ा है कि 20 बड़ा है। तो 20 बड़ा है, तो 20 किधर वाला में आया था? 5/2 वाला में आया है, तो 5/2 बड़ा है, आपको लिख देना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/2। एक त्रिभुज में कोण ए बराबर 50 डिग्री, कोण बी बराबर 70 डिग्री, तो कोण सी का मान बताइए क्या होगा? तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, जिसको हम कह लेते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इक्वल होता है कितना? देखिए 180 डिग्री होता है ना। तो 50 डिग्री और 70 डिग्री दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका? देखिए 120 डिग्री और एक कोण बच गया है सी, ठीक है, सी, और इसको मिलाकर होगा 180 डिग्री। तो 180 की तरफ ले जाइएगा 120 डिग्री वाला को, तो ये जब बॉर्डर मतलब बराबर को जब पार करता है तो ये जो प्लस चिन्ह है वो माइनस चिन्ह में जाता है, ठीक है। तो 180 में से 120 जब आप घटाएंगे तो आपको देखिए आ जाएगा 60 डिग्री। क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। इसका राइट आंसर 60 डिग्री होगा और 60 डिग्री दिया हुआ है सी में, जो कि आपका सही आंसर होगा। तो आप सभी का भी सही आंसर आ रहा होगा, आप लोग सभी सही जवाब दे रहे होंगे। तो आप जरूर, आपके जो भी शिक्षक मित्र लोग हैं अभी तक यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी में नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि आकलन परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड। नाइफ का प्लूरल क्या होगा? नाइफ, नाइफ्स, नाइफ्स या नाइफी, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो इसका प्लूरल फॉर्म जो होता है देखिए नाइफ्स होता है, ठीक है। क्या होता है? नाइफ्स होता है आपको। अगला है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। क्या इसका सही स्पेलिंग है? रिसीव का सही स्पेलिंग क्या होगा, ठीक है। तो रिसीव का सही स्पेलिंग क्या होता है? तो RECEIVE, ठीक है, RECEIVE होता है आपका इसका सही स्पेलिंग। तो इसका राइट आंसर देखिए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या है? फरवरी FEBRARY, FEBRURY, FEBRUARY, FEBRBRY, क्या होता है? तो चूज द करेक्ट स्पेलिंग में फरवरी का होता है FEBRUARY, करेक्ट आंसर सी आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। इसमें से इनकरेक्ट स्पेलिंग को आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा है, जनवरी, फरवरी, दिसंबर या अगस्त। तो देखिए इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग जो लिखा हुआ है वो आपका फरवरी का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? फरवरी का लिखा हुआ है। श्यामपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगर कोई शिक्षक श्यामपट पर लिख रहा है, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, तो उस शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो एक शिक्षक के लिए अगर आप श्यामपट पर लिख रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण काम आपके लिए होता है लेखन में स्पष्टता। आपका जो लिखा हुआ चीज़ है वो स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि बच्चे यहाँ पर आसानी से देख सके और समझ सके, ठीक है। अगला है आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है। आप शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उससे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो यदि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो इसका जो उपाय है वो आपको करना होगा कि उस बच्चे को बुला करके उसके कारण जानने की चेष्टा करेंगे, तभी जाकर के पता सही चल पाएगा कि बच्चा विलंब करने का क्या कारण है। तो उसके कारण को जानने की चेष्टा करेंगे। सबसे राइट आंसर सी होगा। राम किसी पंक्ति में ऊपर से 20वां स्थान पर है
और उसी पंक्ति में नीचे से 21वां स्थान पर है, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए एक दूसरे का अपोजिट दिया हुआ रहेगा और एक ही व्यक्ति दो जगह है। राम जो है, राम ऊपर से भी 20वां है और नीचे से भी 21वां है, तो ये राम जो है आपका देखिए दो जगह हो गया, तो उस पंक्ति में राम कहीं एक जगह ही होगा। इसलिए जब टोटल संख्या निकालना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या दिया हुआ है 20 और 21 यही दिया हुआ है, उसमें से आप एक घटा देंगे, ठीक है। 20 और 21 41, 41 में से एक जाएगा तो आपका बच कितना जाएगा 40। इसका राइट आंसर देखिए 40 हो जाएगा। और यह किस में दिया है, डी में दिया हुआ है। अगला है ACFJ, क्या इसमें भराएगा, ठीक है। ए और बी, सी के बीच में दिखेगा बी गायब है, सी और एफ के बीच में दिखेगा डी और ई गायब है, एफ और जे के बीच में देखिएगा तो जी एच आई 3 गायब है। तो अब जे से आगे जो है 4 गायब होगा, यानी जे के बाद के एल एम एन, 4 के बाद क्या लिखाएगा तो ओ होगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ओ होगा। तो इस